मेरी ट्रेनिंग फ़िलॉसफ़ी की अगर मैं बात करूँ तो एथलीट और एक एलाइट एथलीट की जो फिजिकल प्रिपरेशन होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है? अगर हम बात करें डिफ़रेंस की, जी। रग्बी फिजियोथेरेपिस्ट स्ट्रेच एंड कंडीशनिंग कोच। बात कही थी कि एक अच्छा एथलीट कभी एक अच्छा कोच नहीं होता। और ये फ़ील्ड ऐसा है बेसिकली आपको समझाना आना चाहिए। मार्केट तो क्या इंस्टाग्राम ही है, बाजार बना रखा है। आपको क्या लगता है कि जब एक ट्रेनर, इवन चाहे वो मेल ट्रेनर हो फीमेल ट्रेनर हो, ठीक है, जब वो सर्टिफाइड हो जाता है, राइट, अगर हम हर तरह की जॉब के बारे में बात करें, आप कोई भी फ़ील्ड उठा लो, जब आप तो सर्टिफ़िकेशंस, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी फ़ील्ड में अगर जॉब आपको चाहिए तो सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फील्ड फ्लिक्स। सो आज हमारे साथ है हमारे नए गेस्ट रिया मैम। मैम कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू मैम टाइम देने के लिए, इतना प्रीशियस टाइम दिया आपने हमें। सो रिया मैम, आप ना एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिए हमारी ऑडियंस को, ताकि उनको चल जाए पता आपका प्रोफेशन क्या है एंड काफ़ी टाइम से आप क्या कर रहे हैं। अ इंस्टाग्राम के थ्रू तो पता होगा, बट लेकिन आपके थ्रू नहीं पता होगा, तो या ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिया बिष्ट एंड बाय प्रोफेशन मैं एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। साथ ही साथ एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच भी हूँ, विमेन स्पेशलिस्ट एंड आई प्ले रग्बी टू एंड आई हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 2017 अंडर 20 एशियन रग्बी चैम्पियनशिप। और रग्बी की वजह से ही मैं इस फील्ड की तरफ थोड़ी मेरा इंक्लिनेशन है। और बीइंग अ वुमन मेरा जो जो चैलेंजेस मैंने एज एन एथलीट फेस किया है, मैं चाहती हूँ कि मैं काम करूँ वुमेन ट्रेनिंग की तरफ। स्पेशली जो औरतें निकल के घर से बाहर नहीं आ पाती हैं, उन वो मेरा टारगेट है कि मैं उनको इम्पोर्टेंस बताऊँ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की। और वुमेन एथलीट ऑब्वियसली, क्योंकि मेल एथलीट एंड फीमेल एथलीट्स में काफ़ी डिफरेंस होता है, और बहुत फीमेल ज़्यादा। एथलीट्स को कैसे गाइडेंस प्रोवाइड करनी है और किस तरह ट्रेन करना चाहिए, वो एक मेजर फैक्ट है जो कि हम कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर देते हैं। गॉट इट। मैम, आपकी जो ट्रेनिंग फ़िलॉसफ़ी है वो आप हमारे ऑडियंस को एक बार बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप अपनी ट्रेनिंग कैसे करते हैं, क्या डाइट लेते हैं एंड ऑल दैट? मेरी ट्रेनिंग फ़िलॉसफ़ी की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि हम हर जगह सोशल मीडिया पे भी पढ़ते हैं, बहुत सारी कोट्स आते हैं, ईट, जी। स्लीप, रिकवर एंड ट्रेन हार्ड। जी। मेरा भी यही है, फॉलो करने की मैं काफ़ी हद तक कोशिश करती हूँ कि मैं फॉलो करूँ। हाँ जी। बट एज अ फीमेल एथलीट कुछ चीज़ें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी। जैसे मैं जिस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि अपनी बॉडी को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली फीमेल बॉडी एंड मेल बॉडी डिफरेंट है, बहुत ऑब्वियसली। एस्पेक्ट्स पे डिफरेंसेस हैं। तो अपनी बॉडी की सुनो, जिस दिन लग रहा है कि नहीं हो पाएगा पुश, उस दिन उतना ही करो, ओवर जितना ट्रेन हो करने पा की रहा है, कोई हाँ। ज़रूरत नहीं है। और अपनी बॉडी को लर्न करना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या हो ओके। रहा है, कैसा ये हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है। हर चीज़ को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जी। अपनी बॉडी को समझूं और हम्म। सुनूं उसकी। ओके। मैम, आपको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बनने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला एंड आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? ओके, इंस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो मेरे घर पर दो दो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस थे। एक तो आपके डैडी। डैड थे और हम्म। मेरी सिस्टर भी। हाँ जी। और मेरी सिस्टर ने काफ़ी अर्ली एज से काम करना स्टार्ट कर दिया था इस फील्ड में, और हाँ शी जी। वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट बिगनिंग से ही कि ओके। उसको बनना है ऐसे पापा की तरह। और हाँ। मैं उस टाइम भी फिगर आउट कर ही रही थी कि मुझे क्या करना है। तो अच्छा। मेरे फादर हमेशा से ही बहुत फिट रहे हैं। अगर हम इंडियन डैड्स को इमेजिन करते हैं तो हम क्या इमेजिन करते हैं कि मोटा सा पेट है और घूम रहे हैं घर में ऐसे वैसे, खा हाँ, रहे हैं अच्छे से बिल्कुल भर भर बिल्कुल। के। बट मेरे बिल्कुल। फादर कभी भी ऐसे नहीं रहे। हमने उनको, हो सकता है वो कभी घर में हमेशा हमेशा से ही शर्टलेस रहे हैं और हमें देख के अजीब नहीं लगा कि वो फिट रहे हैं। बट हाँ, हम हाँ। यहीं किसी और के घर चले जाएं तो हमें लगता है यार, पेट इतना बड़ा। तो वो फिटनेस मोटिवेशन तो डैड से ही मिली है ऑब्वियसली। और ओके। उनको देख देख के हमेशा से मन यही था कि जो ये करते हैं मैं भी वही करूं, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं है। और हाँ। इंडियन हाउस होल्ड में ये रहता है कि ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स ने ऐसे कभी नहीं बोला, बट एक्सपेक्टेशन रहती है कि लड़का होगा तो वो बाप जैसा बनेगा। बट हाँ, हम दोनों ही होता लड़कियों है। का हमेशा से ये था कि हम भी पापा जैसे बनेंगे। जैसे पापा ने अपनी एक फिटनेस मेंटेन करी, हमें भी वही करना है। मेरी सिस्टर काफ़ी अर्ली एज में, जैसे मैंने बताया, काम करना स्टार्ट कर दिया था।
तो हाँ मैं जी। भी उससे काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस थी कि मुझे भी यही करना है। ओके। तो यही मेरी फिटनेस मोटिवेशन रही है हमेशा से, और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की तरफ मेरा जो झुकाव रहा वो हाँ। तब शुरू हुआ जब हमें एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच मिला हमारी टीम के लिए, हमारी हाँ रग्बी जी। टीम के लिए। हाँ जी। और जब हमने उनके अंडर ट्रेन करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट जागा कि जब इतने बेटर रिजल्ट्स हमें मिलने स्टार्ट हुए, हम लगातार 2-3 साल फाइनल्स में थे और 2.5-2.5 घंटे के मैच बिना किसी एफर्ट के खेल जाते थे, तब मुझे लगता था कि ये कोई, इट्स लाइक अ मैजिक, कुछ तो है जो ओके। हम पहले कर रहे थे वर्क नहीं कर रहा था और अब कर रहे हैं तो एकदम मेजर डिफरेंस है। तो तब हाँ मेरा जी। थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जागा कि मैं भी इस फील्ड को थोड़ा एक्सप्लोर करूँ। ओके। आपके एक्सपीरियंस से एक एवरेज एथलीट और एक एलाइट एथलीट की जो फिज़िकल प्रिपरेशन होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है? अगर हम बात करें डिफरेंस की, जी। एक एवरेज एथलीट और एक एलीट एथलीट में, तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ ट्रेनिंग का डिफरेंस है, नहीं तो गोल दोनों का सेम होता है। हाँ जी। बट गोल विद एन इंटेंट एक एलीट एथलीट में होता है कि उसको पता होता है कि मैं ये कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, वाई हर चीज़ के पीछे ढूंढना बहुत ज़रूरी है, और एलीट एथलीट्स को बखूबी पता होता है कि वो वाई क्या है। हाँ जी। एवरेज एथलीट को इस इतनी नॉलेज, इतनी गाइडेंस कभी होती नहीं है, मिलती नहीं है, और उनको ऐसा लगता है कि वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, फुल ट्रेनिंग कर रहे हैं, सो रहे हैं टाइम पे, उठ रहे हैं, जो भी जितना भी हम सोशल मीडिया से उठा लेते हैं। बट एक एलीट लेवल का एथलीट बनने के पीछे काफ़ी लोग शामिल होते हैं, जिसमें जो प्रॉपर गाइडेंस देते हैं उन्हें थ्रू आउट। उस जी। गाइडेंस के बिना, एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के बिना अगर कोई भी एथलीट ट्रेन कर रहा है तो वो एवरेज ही रह जाता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। ओके। और बाकी तो हर कोई चाहता है कि हम करते भी हैं लोग काम इस तरह से कि बेस्ट बने, बट वही है कि गाइडेंस और एक डायरेक्शन, हाँ जी। चैनलाइज करना उस एनर्जी को और काम करना, बट एक स्मार्ट वे में काम करना, वो जी। एलीट एथलीट्स बखूबी जानते हैं और करते भी हैं, तो वहीं उनका बिल्कुल परफॉर्मेंस लेवल डिफरेंट हो जाता है। सो आपकी जर्नी रग्बी, फिजियोथेरेपिस्ट, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, इसके अलावा वुमेन स्पेशलाइज्ड है एसएनसी के अंदर, लाइक आपने काफ़ी चीज़ें कवर कर लिया लाइफ में एज अ वुमेन मैं बताऊँ तो, राइट? बट आपको ये नहीं लगता कई बार कि कुछ चीज़ें छूट रही हैं? अ, मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगता कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, क्योंकि एम अभी तक यही है कि विमेन, ज़्यादा से ज़्यादा विमेन हम ट्रेन करें और उनको इसकी इम्पोर्टेंस समझाएं कि कितना ट्रेनिंग करना इम्पोर्टेंट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेसिकली कितना इम्पोर्टेंट है। और जब से मेरी लाइफ में पढ़ाई बहुत ज़्यादा हम मेरी लाइफ कवर कर गई है अभी तक, क्योंकि मैं मास्टर्स भी अभी मैंने हाल ही में कंप्लीट करी है, तो यहाँ होके नहीं दे रही मेरी। तो ग्रेजुएशन को 5 इयर्स लगे, देन मास्टर्स को 2 इयर्स मोर, फिर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की पढ़ाई। तो इस बीच मैंने भी एक सपना देखा था कि मैं भी इंडिया के लिए खेलूंगी, जो कि इवेंचुअली मैंने खेला, बट एक बार ही खेला, एक ही कैंप अटेंड किया, क्योंकि मेरी स्टडीज़ डिमांड ये थी कि मैं ज़्यादा टाइम स्टडीज़ को दूँ, और उस वजह से मेरा कहीं ना कहीं गेम निगलेक्ट हुआ है। आई हैड टू चूज़ बिटवीन स्पोर्ट एंड स्टडीज़, तो मैंने स्टडीज़ को चुना। मेरी फील्ड अब कुछ ऐसी है कि मैं एथलीट्स के बहुत करीब तो रहती हूँ, बट मैं एक एलीट लेवल पे कभी खेल नहीं पाई। तो बस मुझे ऐसा लगता है ये छूट गया है कि मैं शुरुआत तो मैंने एज एन एथलीट करी थी, मैं इस फील्ड में भी रग्बी की वजह से ही हूँ, बट मैंने खुद कभी उस लेवल की प्रिपरेशन और उस लेवल का डेडिकेशन मैं नहीं दे पाई बिकॉज ऑफ माई स्टडीज़। किसी महान आदमी ने ये बात कही थी कि एक अच्छा एथलीट कभी एक अच्छा कोच नहीं होता, ऑफ कोर्स, और एक अच्छा कोच कभी एक अच्छा एथलीट नहीं होता। क्योंकि जो चीज़ कोई, फॉर एग्जांपल जस्ट बता रहा हूँ मैं, कोई किसी चीज़ में फेल हुआ या फिर कहते हैं ना फेलियर भी किसी को एक्सपीरियंस देता है, जो मुझे लगता है। तो वही है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप बता रहे कुछ चीज़ें छूट गई जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए होती है, पर लेकिन जो चीज़ें छूटी है तभी तो आप इतना अच्छे अभी जगह पे हैं, वर्क कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, वुमेन्स को इंस्पायर कर रहे हैं, मोमेंट्स को इंस्पायर कर रहे हैं। तो या ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, तो दैट्स गुड। मैंने काफ़ी टाइम तक कोशिश करी थी कि हम्म। मैं, सब बोलते हैं मैं बैलेंस कर लूँगी, हम्म। मैं खेल भी लूँगी, मैं पढ़ भी लूँगी। कभी नहीं होता। हाँ, बट क्योंकि इससे पहले जो आपका क्वेश्चन था कि एवरेज एथलीट और एलीट लेवल एथलीट में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस इसी चीज़ का है कि एक एवरेज एथलीट सिर्फ खेल नहीं रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है, जिसमें
कुछ भी हो सकता है, उसकी जॉब हो सकती है, मे बी वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए एक या जॉब कर रहा हो, या बिल्कुल फिर वो फन करने के लिए पार्टीज कर रहा हो, या फिर कोई और स्पोर्ट भी खेल रहा हो। बट एलीट लेवल एथलीट अगर आपको बनना है तो उस लेवल की डेडिकेशन और उतना टाइम आपको उस चीज़ को देना है। किसी भी फील्ड में अगर आप लगा लो, अगर मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हूँ, तो अगर मैं इतना पढ़ाई नहीं करूँ तो मैं एक अच्छी कोच नहीं बन पाऊंगी। तो ऐसी एथलीट का भी आप पूरा टाइम, जब पूरा डेडिकेशन पूरा टाइम आप उस चीज़ को नहीं दे सकते, तो आप एक एलीट लेवल एथलीट तो कभी नहीं बन सकते। वही बात है ना, अगर आप अपनी चीज़ों को जस्टिफाई नहीं करें, अपने प्रोफेशन को जस्टिफाई नहीं करें, तो उस चीज़ को छोड़ देना बेटर बिल्कुल। है। लाइक जैसे एज ए एसएनसी कोच, लाइक क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर मैं डायरेक्टली पूछूँ आपसे, तो इवन फॉर फीमेल्स क्या आगे वो कर सकते हैं, इवन उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि एसएनसी कोच अब काफ़ी ज़्यादा से अवेयरनेस बढ़ चुकी है, तो एथलीट्स को ट्रेन कर रहे होते हैं, टीम्स के साथ जाते हैं, है ना। तो बट लेकिन फीमेल्स को अब थोड़ी बहुत अवेयरनेस आना स्टार्ट हुई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके लगाए तो बाकी फीमेल्स को उससे क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, फिर क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, क्या बेटरमेंट है उन लोगों के लिए, अगर डायरेक्टली पूछो तो आपसे चीज़। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग फील्ड ऑब्वियसली अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड है, फिटनेस फील्ड अगर हम कहें तो। और मैं ओपन बॉक्स में काम करती हूँ। यस, दी ओपन बॉक्स। अपॉर्चुनिटीज़ यही है कि ऐसे कई जिम्स हैं, ऐसे कई फिटनेस स्पेस हैं जहाँ पर कोचेस रिक्रूट किए जा रहे हैं। लोगों का सोचने का तरीका बदल गया है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बस आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क लगता है। ऑब्वियसली अगर आप खुद कोच हो तो आपको एक कोच जैसा दिखना पड़ता है, आपको वो खुद करना पड़ता है जो आप सिखा रहे हो। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, ये हम बहुत बोलते हैं। तो उस इंटेंसिटी की मेहनत आपको खुद भी करनी पड़ती है, ये मैं समझ तभी रहा आप हूँ। एक कोच बन सकते हो। ऐसा बोला जाता है, ज़रूरी ही नहीं है ये हर फील्ड में अप्लाई हो, कई जगह नहीं लाइक भी होता है। नहीं, लाइक सॉरी बीच में बोलूँगा, तो ज़्यादातर होने लगा ये चीज़ें कि होने कोच भी लगा अगर है। फिट होगा तो बच्चे वही वही हाँ, जो देखेंगे वही बनेंगे, वही ना। बिल्कुल, हाँ। और ये फील्ड ऐसा है, बेसिकली आपको समझाना आना चाहिए। टीचर की भी जॉब यही होती है, ये टीचिंग जॉब ही है एक तरह से अगर हम देखें तो। सिखाना आना चाहिए। मुझे आता है उससे मतलब नहीं है, मैं कितना समझा सकती हूँ, किस किस इजी वे में अगले को सब कुछ समझा सकती हूँ, वही टैलेंट है कोचिंग फील्ड का। तो कोचिंग फील्ड बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड है। और डिफरेंट, अब स्पोर्ट्स इतना बूम कर रहा है तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट भी लगेगी, उसमें कोचेस भी होंगे, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी होंगे। तो कोचेस के लिए काफ़ी स्पेस है अभी काम करने के लिए। और फीमेल कोचेस एज कम्पेयर टू मेल कम ही हैं। हाँ, काफ़ी कम है। हाँ, अगर आप रेगुलर जिम में जाते हैं तो वहाँ पे आपको फीमेल ट्रेनर्स इतने नहीं मिलेंगे, फीमेल कोचेस इतने नहीं मिलेंगे। बट हाँ, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ अभी अनइक्वल है मामला, वहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा उठा के आगे आ सकते हो, आप दिखोगे ज़्यादा। कुछ मुझे सेफ्टी इश्यूज़ भी लगते हैं शायद इस चक्कर में भी फीमेल्स, सेफ्टी इश्यूज एज इन? एज इन जिम में या फिर कहीं भी सेंटर में। मुझे ऐसा लगता है कि वो सब आपके हाथ में नहीं, होता है, वो तो सी कई हद तक। सी मैम जस्ट पूछना था मुझे, काफ़ी लोग कंसर्न होता है ना, एज अ फीमेल सबके लिए है, हम्म। कितना सेफ है वो प्लेस। जिम में भी कोई अगर फीमेल मेंबरशिप लेना चाहती है, चलो ठीक है, तो एक बार उनको कंसर्न होता है ना, फैमिली को भी होता है कि सेफ है नहीं है, तो कुछ न्यूज़ के हिसाब से भी लोग एक माइंडसेट बना के रख लेते हैं। हम्म। वो चीज़ वो पूछा था उसमें। नहीं तो आप उस हिसाब से आप लोकेलिटी देखो, आप कहाँ ज्वाइन हाँ, करना वही चाहते हो। वही वही आप मेरा क्वेश्चन था आपसे। जान पहचान में थोड़ा रिसर्च करो हर चीज़ के बारे में। जैसे कोई भी जिम होगा, उसका ब्रांड नेम कितना बड़ा है, या गॉट इट। फिर वो कितना, उसकी रेटिंग क्या है, उसके मेंबर्स कितने खुश हैं, उस हिसाब से आप जज कर हाँ, सकते हो रिव्यू कि ले सकते हैं। हाँ। और बाकी आप काम करके देखो, नहीं पसंद आ रहा है, यू कैन ऑलवेज बैक आउट। ये फील्ड ऐसा है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप परमानेंट जॉब पे लग चुके हम्म। हो। ठीक है, अगर नहीं पसंद आ रहा है आप उसको छोड़ सकते हो, आप दूसरी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी जितनी नॉलेज स्ट्रांग रहेगी आपको हम्म। उतना इजीली काम मिलेगा। सो काफ़ी फिटनेस इन्फ्लुएंसर मार्केट में आ चुके हैं, मार्केट तो क्या इंस्टाग्राम ही है, बाजार बना रखा है। कुछ लोग सर्टिफाइड हैं, कुछ लोग नहीं भी हैं, कुछ लोग हर तरह ज्ञान भी देते हैं, ठीक है, तो किसी को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बट लेकिन मुझे लगा इस चीज़ों के बारे में बात करना ज़रूरी है, तो पूछ लेते हैं। आपको क्या लगता है कि जब एक ट्रेनर, इवन चाहे वो मेल ट्रेनर हो फीमेल ट्रेनर हो, ठीक है, जब वो सर्टिफाइड हो जाता है, राइट, या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्किल के अंदर या स्पोर्ट्स के अंदर डिग्री ले लेता है, या फिर डिप्लोमा ले लेता है, इवन सर्टिफिकेशन ले लेता है, तब वो ज़्यादा क्रेडिबिलिटी रखता है,
या फिर जो कोई दूसरा कोच सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है, लाइक दिस इज नॉट हैविंग अ डिग्री, उसकी उसकी डिग्री नहीं है ना, वो ज़्यादा क्रेडिबिलिटी रखता है। क्योंकि चीज़ें ऐसी भी चल रही है आजकल की लोग भी कंफ्यूज हैं, वहाँ भरोसा करें वहाँ भरोसा करें। कुछ लोग नेटी बताते हैं आजकल अपने आप को, तो कुछ लोग वो भी बाजार में फैले हुए हैं। तो वही चीज़ पूछनी थी मुझे आपसे। अगर हम हर तरह की जॉब के बारे में बात करें, आप कोई भी फील्ड उठा लो, जब आप जॉब लेने जाते हो तो आपसे हमेशा आपका एक बायोडेटा मांगा जाता है। CV। हाँ, सीवी मांगा जाता है, आपका रेज्यूमे मांगा जाता है कि आपने क्या पढ़ाई करी, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या, आप इस जॉब के लिए सूटेबल हो या नहीं हो। लेकिन आज से कुछ टाइम पहले की बात करें, अभी मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि अभी भी ऐसा हो रहा है, लेकिन आज से कुछ टाइम पहले की बात करें तो जिसने थोड़ी बहुत बॉडी बना ली वो ट्रेनर बन जाता था। ऑब्वियसली उसकी मेहनत है उसके पीछे, लेकिन अगेन हम वही बात करें अगर कि आपको कितना आता है वो मैटर नहीं करता, आप कितना सिखा सकते हो उस पर ये पूरा फील्ड डिपेंड करता है। तो सर्टिफिकेशंस, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फील्ड में। अगर जॉब आपको चाहिए तो इस फील्ड में क्यों नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपने अगर पढ़ाई करी है, आपने कोर्सेज किए हैं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है। प्रैक्टिकल नॉलेज एक नॉर्मल इंसान को भी हो सकती है, बट थियोरेटिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि सभी फील्ड में इंपॉर्टेंट है। तो इस फील्ड में भी ये फील्ड कुछ अलग नहीं है, ये फील्ड भी ऐसी है जहाँ पे आपके पास पढ़ाई होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, अगर आप इस फील्ड में किसी और की लाइफ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। क्योंकि थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मिस्टेक्स ही आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखा सकता है। बहुत ज़्यादा। हाँ, तो किसी ऐसे इंसान से आप ट्रेनिंग लेना पसंद करोगे जो पढ़ा लिखा है इस फील्ड में और जानता है, बेटर जानता है, प्लस उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, या फिर आप किसी ऐसे इंसान से लेना चाहोगे जिसके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ नहीं है, बट उसने खुद पे ट्राई किया है और उसने आपको करा दिया। अगर आप ये मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं फैक्ट्स पे बिलीव करता हूँ। मुझे किसी ने कुछ बताया तो मैं डायरेक्टली एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, मुझे चाहिए कि भाई रिसर्च मुझे दिखा दो तो मैं वो चीज़ कर लूँगा कि कहाँ पेपर वो पब्लिश्ड है। हम्म, आई एम मोर इनटू साइंटिफिक स्टडीज एंड ऑल, बिकॉज मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है। आई हैव डन माय लाइक BSc BCom BPed राइट ऑन मास्टर, सो या ऑफ कोर्स की सर्टिफिकेशन ज़रूरी लगता है मुझे चीज़ों के लिए। तो ये है। अब आप स्मार्ट हो ऑब्वियसली, आपका नहीं, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि हाँ, पढ़े लिखे इंसान यही करेगा कर लेते हैं थोड़ा कि बहुत ऐसा थोड़ा कुछ। बहुत रिसर्च करेगा, सुनी सुनाई बात पे नहीं जाएगा, बिल्कुल बट हाँ। शायद सारे ऐसे नहीं है। हाँ तो इसलिए भरोसा उन पे ज़्यादा करना चाहिए जो इस इसके पीछे जिनकी पढ़ाई है, इनकी मेहनत है, जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर समझ रखी है। ये नहीं कि बस किया और फील्ड में एंटर कर लिया, मेरा ऐसा मानना है। गॉट इट। स्ट्रेंथ, स्पीड, मोबिलिटी एंड रिकवरी, इन सबको एक ही ट्रेनिंग प्रोग्राम में कैसे बैलेंस कर सकते हैं? एक ही ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, ये सब फिटनेस के मार्कर्स हैं। अगर हम किसी एथलीट को टेस्ट करते हैं कि वो कितना फिट है, तो ये सब चीज़ें उसमें टेस्ट होती हैं। स्पीड, स्ट्रेंथ, रिकवरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एथलीट लाइफ का, कि आप कितना जी। रिकवर कर सकते हो। जितना रिकवरी है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, ये रिसर्च कहती है। ओके। ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसको सब सब एलिमेंट्स को डालना इज कॉल्ड पीरियडाइजेशन। एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने के लिए आपको नॉलेज चाहिए। एसएनसी कोचेस का सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही रहता है कि आप एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर करो। उस अच्छा। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम को पीरियडाइजेशन से हम समझ सकते हैं कि पीरियडाइजेशन को अगर मैं थोड़ा तोड़ूं हाँ जी। तो उसमें मेन चीज़ क्या होती है कि कंपटीशन कब है, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ फॉर जी। एग्जांपल 1 साल बाद कंपटीशन है, आप उसकी हाँ। प्रिपरेशन फेजेस में करोगे। ये नहीं कि आप आज ऐसा फील करो तो आज मैं स्ट्रेंथ ट्रेन कर लूँ, आज मैं स्पीड ट्रेन कर लूँ। पीरियडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बनाओ। हाँ हाँ। वो डिपेंड करेगा इस पे कि आपका कंपटीशन कब है। ओके। तो जिसको इस चीज़ की नॉलेज है वो एक प्रोग्राम बनाता है और इन सब एलिमेंट्स को डे बाय डे, फॉर एग्जांपल एक वीक में 1 दिन स्पीड, 2 दिन स्ट्रेंथ, हाँ वो जी। टोटली डिपेंड करता है कंपटीशन कब है। आप टाइम इन पे। कंपटीशन फेज पे हो या पोस्ट कंपटीशन फेज में हो, तो वो उस पर डिपेंड करता है। बाकी गोल यही रहता है कि कैसे इन सभी एलिमेंट्स को यूज़ करें और एक बैलेंस एक करें। वीकली प्रोग्राम में बैलेंस करें। बैलेंस करें। तो अपनी फीमेल ऑडियंस और हमारी फील्ड फिक्स की ऑडियंस के लिए ऐसा क्या बताना चाहेंगे जो उनको मोटिवेट करे, इवन आगे जाने वाली जनरेशन, जो आगे आने वाली जनरेशन है हमारी, उनके लिए बेटर रहे,
जो फॉलो कर पाए? आपकी कोई स्पेशल लाइन या फिर कोई रूल जो आप फॉलो करते हो ड्यूरिंग वर्कआउट या वर्कआउट से पहले? मैं एक ही चीज़ फॉलो करती हूँ कि जिसमें आप अच्छे हो आप सिर्फ वो करो, बाकी क्या कर रहे हैं उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। और कंपैरिजन हमेशा वाइब किल करता है। कंपैरिजन ही सबसे बड़ा दुश्मन है, किसी भी एथलीट के लिए भी या फिर एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी। क्योंकि आप जब अपनी लाइफ दूसरे के साथ कंपेयर करने लग जाते हो, आप वहीं पर अपना पोटेंशियल खो देते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। आप उसमें ही रह जाते हो कि अगला जो कर रहा है क्या मैं वो कर सकती हूँ। तो वो क्वेश्चनिंग, वो डाउट अपने ऊपर करने से अच्छा आप वो करो जिसमें आपको पता है आप बेस्ट हो, या आपको भगवान ने तोहफा दिया है, टैलेंट दिया है, उस पर ही रहो, कंपैरिजन्स में मत जाओ। और फीमेल्स के लिए भी मेरा यही मैसेज रहेगा, अपनी बॉडी को किसी से कंपेयर मत करो, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। सब अपने जगह पर बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, तो उस पर भरोसा करो और बी हैप्पी, दैट्स इट। क्या बात है। तो इस पॉडकास्ट को हम यही डन करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। वेलकम, नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलते माय हैं। प्लेजर।